नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और ट्वीट कर कहा कि अगर गुपकार गठबंधन देश हित के खिलाफ जाएगा तो भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। साथ ही साथ अमित शाह ने यहां इस बात का जिक्र भी किया कि राहुल और सोनिया गांधी इस पर अपना रुख साफ करें। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके अमित शाह ने लिखा कि अगर गुपकार गठबंधन जो है वो देश हित के खिलाफ जाता है तो देश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जो है वो जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहा है। ये इस बात का जिक्र अमित शाह ने किया। लगातार बीजेपी के तमाम नेता खुलकर अब इस पर सामने आ रहे हैं, चाहे वो संबित पात्रा हो, रविशंकर प्रसाद हो, और अब अमित शाह ने भी एक ट्वीट करके निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर हमला किया। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के लोग अब राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस गुपकार गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को घेरते हुए एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसे छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें हर जगह अस्वीकार कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, संबित पात्रा हो और अब अमित शाह भी इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं, निशाना साधते नजर आ रहे हैं, और सीधा निशाना यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बिल्कुल, दो चीज़ें साफ है। अमित शाह का ये बयान खोलकर दिखाता है कि बीजेपी इन पार्टियों के बयानों को कितनी गंभीरता से ले रही है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी, उनके स्टैंड तो पहले से जाने माने हैं कि वो एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी साफ साफ कह रही है कि चीन ने जो कहा रिस्टोरेशन ऑफ 370 के बारे में, वो उसके बारे में वकालत कर रही है कि वो वापस होना चाहिए। पीडीपी भी यही कह रही है कि जब तक कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं आएगा तब तक वो अपने घर के बाहर भारत का झंडा नहीं लगाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें थी जो भारत की जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, इसको दरकिनार कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जब गुपकार अलायंस में शामिल होने की बात कर दी, लोकल बॉडी इलेक्शन में शामिल होने की बात कर दी, तब जाकर बीजेपी का आला कमान और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हमलावर हो गया है। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछ रहा है कि वो बताएं कि वो सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन में भाग ले रहे हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के भारत विरोधी बयानों को लेकर भी सहमत हैं। पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो 370 की वापसी चाहते हैं, जिसको हटाने का समर्थन पूरे देश ने एक ही सुर में किया था, एक ही आवाज़ में किया था। तो जाहिर तौर पर निशाने पर कांग्रेस है और कांग्रेस के दो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और ये हमला ऐसे समय आ रहा है और कांग्रेस से ऐसे समय जवाब मांगा जा रहा है जब कांग्रेस के अंदर ही मंथन शुरू हो गया है कि लगातार चुनाव में हार क्यों हो रही है। और प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया था कि कांग्रेस को देश की जनता नकार रही है एक के बाद एक चुनाव में। बिल्कुल, रिफत अब्दुल्ला भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, देखिए, अमित शाह ने जिन बातों का जिक्र किया उनमें एक बात उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर भी कही। उन्होंने कहा कि 370 हटाकर दलित जो है, महिला जो है, आदिवासी जो है, उनके अधिकार उनको जो दिए गए वो सब फिर से छीनने की कोशिश हो रही है। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अब इलेक्शंस हो रहे हैं डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, या पंचायत के जो रिमेनिंग इलेक्शंस थे, ये अब आर पार की जंग हो रही है बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस। और ये जो अमित शाह का स्टेटमेंट है, ये जो उनका ट्वीट है, ये अब बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन को इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि जिस तरीके से अब गुपकार अलायंस एक साथ इलेक्शन लड़ रही है और उसमें कांग्रेस भी शामिल है उन इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पोल्स जो हैं
वो एक साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अब कांग्रेस हो या बाकी जो पार्टीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अब ये जम्मू वर्सेस कश्मीर भी हो गया, इसलिए क्योंकि बीजेपी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जम्मू में है, लेकिन कश्मीर में उनके ज़्यादा अभी तक वोट नहीं आए, कोई अभी तक असेंबली मेंबर नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी मैदान में नहीं आती तो बहुत ज़्यादा सीट्स बीजेपी को मिलती। अगर कम भी वोटर टर्नआउट हो जाता है, कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद भी बीजेपी यहां से कुछ सीट्स लेके जाती। लेकिन अब चूंकि यहां पे प्रेजेंस ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, पीडीपी की है, कांग्रेस की भी है, तो ऐसे में मुकाबला कड़ा हो गया बीजेपी के लिए। और ये जो अब स्टेटमेंट होंगे ये बड़े पॉलिटिकली महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए क्योंकि जम्मू में इससे फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा इस तरह के स्टेटमेंट्स पे। और यहाँ पे हालांकि इसका फ़ायदा गुपकार अलायंस को ज़रूर मिलेगा। जो कोई भी एंटी बीजेपी वोट देना चाह रहा होगा वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी अमित शाह के इस स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं, देखिए जी बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है, आप हमें बीजेपी के खिलाफ हमें इलेक्ट कीजिए। तो ये कहा जा सकता है ये मुकाबला, जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा जी बता रहे थे, ये मुकाबला बड़ा कड़क होने वाला है अब, और इसकी इंपॉर्टेंस अब नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस बन गई। अदरवाइज ये लोकल इलेक्शंस थे, इसका ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि ये बड़ी लेवल पे अब जंग खेली जाती है, जहाँ पे होम मिनिस्टर या जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के अमित शाह, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने अब इस इलेक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ाई है। अब देखना होगा कांग्रेस का क्या जवाब रहेगा, क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जिनसे सवाल पूछे गए हैं क्या वो जवाब देंगे या क्या वो रिएक्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंदरूनी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस गुपकार अलायंस का हिस्सा है। ठीक है रिफत, आप रहिए हमारे साथ। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिसमें महबूबा ने कहा कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। देखिए, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तिरंगे को नहीं उठाएंगी, मैं मानता हूं कि बहुत शर्मनाक उनका बयान था। और इस तरह के जो दल हैं उनके साथ कांग्रेस भी अपना गठबंधन कर रही है, तो राहुल गांधी जी को उस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या वो महबूबा मुफ्ती के उस बयान से सहमत हैं जिसमें उन्होंने तिरंगे को उठाने के लिए ना कहा है? हमारे साथ इस बीच पवन भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से जो बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया, जिसको कई विरोध के तौर पर भी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जताया तिरंगे को नहीं उठाने के बयान को लेकर, अब सवाल इस बारे में पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस का स्टैंड भी यही है? कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय जैसा कि अभी अमित शाह जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं जो छोटी इलेक्शन थी, ये जो चुनाव थे, ये इतने बड़े चुनाव जम्मू कश्मीर में पहले भी इसके पंचायत इलेक्शन हुए थे जहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो उस समय इतना बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन गुपकार जो एक अलायंस बना है उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और जो बाकी दल कश्मीर में हैं जिसमें सीपीआईएम है या सजाद लोन की पार्टी है, वो सब एकजुट हुए हैं, तो ये एक बड़ा चुनाव बन गया है। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि कांग्रेस का जो समर्थन है वो गुपकार गैंग के साथ है, वो भी उनके साथी बन चुके हैं। जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं रहेगा अगर धारा 370 और 35A को वापस नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अब गुपकार जो अलायंस है उसके साथ है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता राशिद चौधरी से हमारी जो कल न्यूज़ 18 से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि फिलहाल ये चुनाव तक हमारा उनके साथ समर्थन है, हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं। जो डीडीसी का इलेक्शन होगा उसके बाद आगे क्या होगा वो आगे के बड़े लीडर अपनी जो रणनीति है वो अपनाएंगे। लेकिन इस समय बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस जो है गुपकार के साथ है। गुपकार का जो एजेंडा है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 को लेकर चाइना के हफ्ते की बात की थी कि चाइना का इसमें सपोर्ट के वो हटा सकते हैं, और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था कि तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कहीं नहीं कांग्रेस इसके बीच फंस चुकी है कि कांग्रेस का इनको समर्थन पूरा मिल चुका है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव उनके साथ मिलकर जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में वो मिलकर लड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे पुंछ में कैंडिडेट्स हैं, जहाँ रजौरी में कैंडिडेट्स हैं, वो तीनों पार्टियों के जॉइंट कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी है और बाकी तरफ जो पूरा गुपकार अलायंस है। ठीक है पवन, रहिए आप हमारे साथ। इस बीच संबित पात्रा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया
एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? दोहरे विवाद में फंसी कांग्रेस, बिहार में हार, कश्मीर में गुपकार। गुपकार समझौते पर बीजेपी का प्रहार। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? बिहार की हार के ठीकरे के साथ साथ कांग्रेस एक और बड़े विवाद में उलझ गई है। ये विवाद उठा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इन चुनावों में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ इस चुनाव में उतर रही है, जो गुपकार गठबंधन का हिस्सा है। गुपकार गठबंधन की मुख्य मुद्दा है राज्य में 370 की दोबारा से बहाली करना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कश्मीर के बड़े नेताओं की नजरबंदी खत्म होने के बाद इस मामले पर फिर कश्मीरी नेता सक्रिय हो गए। इन नेताओं के साथ खड़े होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए सवाल पूछा है कि वो धारा 370 लाने वालों के साथ हैं या नहीं, देश विरोधी बयान देने वालों के साथ हैं या नहीं, ये साफ साफ बताएं। तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? जम्मू कश्मीर में गुपकार पार्टियों से समझौता करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घिर गई है। जम्मू कश्मीर में 29 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कश्मीर कांग्रेस पार्टी गुपकार गठबंधन वाली पार्टियों के साथ उतरी है। गुपकार गठबंधन में कश्मीर की बड़ी छोटी पार्टियां शामिल हैं। गुपकार समझौते का मेन मुद्दा आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना है। इसी गुपकार समझौते में बड़ी पार्टी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी शामिल है। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा झंडा लगाने से इनकार किया था। साथ ही फारूक ने आर्टिकल 370 फिर से लागू कराने के लिए चीन से मदद मांगी थी। इस नए गठबंधन के मुद्दे को देश के सामने रखकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि देश हित का दावा करने वाली कांग्रेस उन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है जो कश्मीर को देश से अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? दरअसल गुपकार गठबंधन का मसौदा तैयार करने में कश्मीर की 6 छोटी बड़ी पार्टियां शामिल थीं, लेकिन अब कांग्रेस के भी इसके साथ मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने से राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय कांग्रेस फिलहाल प्रतिक्रिया से बच रही है। जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको मुख्य धारा में ही रहने दिया जाए, उनको मुख्य धारा से अलग ना किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम से अलग ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो प्रो इंडिया हैं या जो हमारे संविधान पर विश्वास करते हैं उनको भी अलग कर दिया जाए, उनको भी पाकिस्तान नवाज करार दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये न कश्मीर के इंटरेस्ट में है न देश के इंटरेस्ट में। गुपकार गठबंधन यूं तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के पहले बना था,
लेकिन 5 अगस्त 2020 को इनकी अहम बैठक हुई। दरअसल 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर बैठक हुई। इसमें बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में आर्टिकल 370 बचाने पर सभी पार्टियों की सहमति बनी। हालांकि बैठक के अगले ही दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर में पार्टियों ने फिर से बैठक की। इस बैठक में गुपकार घोषणा पर सबने अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को पीजीएडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। पीजीएडी ने ऐलान किया कि गुपकार गठबंधन की सभी पार्टियां 4 अगस्त 2019 का दर्जा बहाल करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी। अब जब नए जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस इन पार्टियों के साथ आकर घिर गई है। कांग्रेस की दिक्कत है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो खुलकर गुपकार समझौता करने वाली पार्टियों के साथ नहीं दिखना चाहती, जबकि कश्मीर में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए गुपकार में शामिल दलों के साथ समझौता करना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस दोहरे राजनीतिक जाल में उलझी नजर आ रही है। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। अमिताभ जी, अमित शाह अब जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए, अमित शाह तक अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, तो ये कितना दखल देगी इस चुनाव में, इस पर बताइएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के सामने अब क्या चुनौती, एक तीर से क्या दो निशाने साधने की कोशिश बीजेपी की है, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती दिख रही है और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर भी सवाल कांग्रेस पर ही उठ रहे हैं कि क्या 370 वापस लाने के मूड में है कांग्रेस, उसका समर्थन करती है, या कांग्रेस की विचार क्या है इस पर वो स्पष्ट करे। देखिए, दो चीजें साफ है। 370 को लेकर जो नेशनल मूड था, उस मूड के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस वो उस मूड के खिलाफ जाना चाहेगी। गुपकार अलायंस की जहां तक बात है, वो जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ रही है। हमें इसे दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जम्मू पूरा का पूरा इलाका बीजेपी लगातार डोमिनेट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतती है। विधानसभा की भी ज़्यादातर सीटें बीजेपी की जम्मू इलाके से ही आई हैं। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह के बयानबाजी होती है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस, अगर श्रीनगर इलाके में सिमट कर रह जाती हैं, तो जम्मू इलाके में इस कैंपेन का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होगा, क्योंकि जम्मू के भी कई इलाकों में कांग्रेस की अपनी पहचान है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। तो जाहिर तौर पर उस वोट बैंक में अगर इस तरह के मुद्दे आते हैं कि वो क्या देश विरोधी ताकतों की वकालत करने वालों के साथ है, तो इधर बीजेपी को फायदा हो सकता है। दूसरा फायदा पूरे देश में भी हो सकता है, क्योंकि 370 हटाने की मांग करना और 370 हटाने की मांग करना और पीडीपी का भारतीय झंडे के खिलाफ बयान देना, फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि चीन जो कह रहा है रिस्टोरेशन ऑफ 370 अगर वापस जम्मू कश्मीर में करना चाहिए, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को एज देंगी कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना भारी पड़ेगा। तो इसे हमें दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और बीजेपी इन चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। मैंने पहले भी कहा था, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री, उनको वहां का इस चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए प्रभारी, और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओपन टू क्वेश्चंस। अभी रुकिए, पहले इस पर आइए। बहुत हाँ जी, बताइए। कोई सवाल नहीं इस पर? खुलासा इसका बहुत स्पष्ट है कि इसका एक तो ये विषय व्यापकता से आया है, कोर्ट में स्टेटमेंट है, एक अखबार ने उसको विस्तार से छापा है, हम इसको देश के सामने और ला रहे हैं और मटेरियल में दिया, आपको बताया है, इतना विस्तार से समझाया है। कार्रवाई का जवाब दे दिया कि पहली कार्रवाई तो हमारी सत्ता के आने सितंबर में शुरू हो गई थी। उसके बाद गिरफ्तार हुए, ये क्रिश्चियन माइकल को हमने एक्स्ट्राडाइट किया, राजू सक्सेना को एक्स्ट्राडाइट किया, रतुल पुरी गिरफ्तार हुए, गुप्ता जी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ,
स्टेटमेंट रिकॉर्ड के कंप्लेंट फाइल करके कंप्लेंट चला गया, कॉग्निजेंस हो गया, बाकी ट्रायल चलेगा, लेकिन देश के सामने बात आनी चाहिए ना। इसलिए आज मैंने उसके साथ और विस्तार से ही बताया। सर, जिनके नाम आए हैं उन पे सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करेंगे, जिनका नाम अखबार में आपने जिनका नाम लिया है? ऐसा है, आज के अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट को भी देखें, बाकी भी देखें, दीज आर मेंशन एंड पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इटसेल्फ, कोर्ट में है रिकॉर्ड पे। लेकिन एजेंसी अपना क्या काम करेगी वो एजेंसी करेगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बीजेपी की ओर से हम कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके नेता डिफेंस डील में किकबैक ले रहे हैं, देश के डिफेंस के इंटेग्रिटी को कमजोर कर रहे हैं, इनके लिए कोई विषय है कि नहीं? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन। सर, इन सारे सवालों का जवाब जो आप मांग रहे हैं, वो लोग तो एक ही चीज कहते हैं कि एजेंसी का दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार ये सब कुछ काम करा रही है। बहुत अच्छा सवाल है। एफआईआर कब हुआ देवेंद्र पराशर? मैं एग्जैक्ट डेट देता हूं, मार्च 2013। ये एफआईआर त्यागी और बाकी के बाद हुआ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग इन कॉपर डील। इसको कैंसिल कब किया? जनवरी 2014। उस समय किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। इसको दबाने के लिए जेपीसी बनाई जाए, इसकी मांग किसने की? 27 फरवरी 2013। किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए शुरू में किसने बोला? उनको डांट भी पड़ी होगी, एंथोनी साहब ने, उसका डेट मेरे पास है। लेकिन ये सब कहा गया, कार्रवाई कब होती है? सितंबर 2014 में, जब हमारी सरकार आती है। तो इससे अधिक आपको और क्या बोले? दैट्स ऑल। इस पर यस। ऐसा है, इस पर मैंने कल विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बहुत अमित शाह जी ने सही लिखा है, ट्वीट किया है कि क्या है उनकी कहानी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तब तक भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 370 को वापस लाने के लिए चीन का भी सहयोग लेंगे। पाकिस्तान से तो दोनों बातचीत की बात कर ही रहे हैं। तो आज आतंकवाद पर बहुत हमारी सेनाएं भारी पड़ी है, सुरक्षा भारी पड़ी है। आज वहां के लोग आतंकवाद से उबे हैं, अब लोकल टेररिस्ट नहीं आते। तो ये सब सारी खुराफात तो उसी के लिए की जा रही है। एक एक करके नीरज जी, प्रज्ञा। and withdrawal has negated years of persuasive negotiations for India to be accepted as part of RCEP. Keeping out of RCEP is a मैं आरएसएस पर आराम से जवाब दूंगा। यस, और कोई सवाल? मोहित एक मिनट मोहित को बोल लेंगे फिर कर। प्रसाद यादव have gone viral where in Jharkhand sir he's been shifted to the residence of the director of the new director, and the director has been shifted to a guest house and he's using luxuries over there, sir. Well, I can only say it is very unfortunate. He is a convicted leader in series of cases. The norms of jail manual should be followed. If there is a case for his medical examination, we have nothing to say. But these kinds of reports are disturbing. अरे भाई एक एक करके चलो ना। आप एक मिनट नीरज जी रुक जाइए, आपका हो चुका है, एक सेकंड में। अब ठीक है, उनका विचार है, उनका विचार है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नीरज सर, गुप्कार अलायंस पे कल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों को भी पाकिस्तान समर्थित बताना चाहती है और उनको मुख्य धारा से बाहर रखना चाहती है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, तो फिर मेरा काउंटर सवाल है, कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है क्या कि कश्मीर के झंडे के बिना वो तिरंगा नहीं लहराएंगे? वो सही है क्या? फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग लेकर धारा 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं? सही है। और कल मैंने विस्तार से अपने प्रेस में बताया किस तरह से 370 को हटाने के कानून के साथ 116 कानून वापिस कश्मीर में लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात है, सफाई कर्मचारियों के अधिकार की बात है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात है, प्रिवेंशन ऑफ
सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ चिल्ड्रन की बात है, कई चीज़ें हमने विस्तार से बताई थी। हमने ये भी बताई थी कि उनका वो कानून कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी दिल्ली पंजाब के मुस्लिम बेटे से शादी करे तो वहाँ की संपत्ति से महरूम, और अगर जम्मू की कोई हिंदू बेटी दिल्ली या पंजाब के हिंदू लड़के से शादी करे वो भी संपत्ति से महरूम। ये सब कानून खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो क्या चाहते हैं वो कानून वापस आए? अब मैं आरसीपी आता हूँ। लिसन, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कांग्रेस के लोगों से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के इनिशिएटिव के कारण चाइना को इन पूजा के अवसरों पर कितना लॉस हुआ है। मैंने एक टीवी पर रिपोर्ट देखी उस एजेंसीज की कि 40 to 50,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है चाइनीज गुड्स को इन त्योहार के सीजन्स में। हमारे प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और RCEP पर हमारी जो एक सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि उनके जो सिचुएशन, जो एग्रीमेंट का जो टोटल आर्किटेक्चर है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे गुपकार गठबंधन को लेकर। उन्होंने भी इस बात को बोला कि अमित शाह ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल सही किया। कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि क्या महबूबा मुफ्ती के उस बयान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसमें वो तिरंगा ना उठाने की बात करती है, या 370 के लिए चीन से भी अगर मदद मांगनी पड़े इस तरीके के फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ क्या कांग्रेस खड़ी है? इन पर सवाल सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पर साधा गया। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ जी, देखिए बीजेपी जिस तरीके से ये मुद्दा इस चुनाव में उठा रही है डीडीसी के, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इस मुद्दे को उठाने से कितना फायदा होगा? और कांग्रेस अब क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं इस गठबंधन के साथ आना, तो कांग्रेस साथ है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि इस तरीके के सवाल तो अब लगातार बीजेपी संकेत दे रही है कि उठाएगी। कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा जवाब देना। बीजेपी ने अब एजेंडा अपना तय कर लिया है और सीधे सीधी बात है कि वो गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस के संबंधों की बार बार आवाज़ उठाता रहेगा। उनकी जितनी भी रैलियां होंगी और पब्लिक मीटिंग्स होगी उसमें एक चीज़ तो तय है कि बीजेपी इन्हीं मुद्दों को जनता के बीच ले जाने वाली है। मुश्किल कांग्रेस की है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी दोनों सिर्फ जम्मू कश्मीर और ज़्यादा स्पेसिफिक कहा जाए तो श्रीनगर बेस्ड पार्टियां हैं और यहीं से उनका वोट बैंक है, यहीं से उनके लोकसभा सांसद निकलते हैं। यहीं की 30 सीटों पर जीतने के बाद 32 सीटों पर जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं और वो सरकारें बनाई हैं। जम्मू इलाके में अब बीजेपी की का बहुमत है, चाहे विधायक का मामला हो, चाहे 25 से ज़्यादा विधायक उनके जीते, लोकसभा में उनके ज़्यादा सांसद उधर से जीत कर आए। तो जाहिर तौर पर जम्मू इलाके में, श्रीनगर इलाके में, दो इलाकों में दो तरह के नारे चलेंगे। अगर वहाँ की स्थानीय निकायों की जनता अगर गुपकार अलायंस के ऊपर भी वोट करती है और तो जम्मू इलाके में उसका ठीक विपरीत होगा। लेकिन सबसे बड़ी फजीहत कांग्रेस की होने वाली है क्योंकि कांग्रेस अगर ये साफ नहीं करती कि वो उनके एजेंडे के भी साथ हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं देश भर में बाकी राज्यों में भी उनको जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सिर्फ जम्मू कश्मीर सेंट्रिक नहीं हो सकती, जम्मू कश्मीर सेंट्रिक एजेंडा उनका नहीं हो सकता। इसलिए बीजेपी का सीधा सीधा हमला अब इनके ऊपर ही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अमित शाह के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने आरोप लगाया कि महबूबा की पार्टी के साथ बीजेपी ने 3 साल तक सरकार चलाई और अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला है गुपकर गैंग को लेकर के। अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि गुपकर गैंग ग्लोबल अब हो रहा है और भारत के जो इंटरेस्ट हैं, देश के इंटरेस्ट हैं, उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। हमारे साथ सीनियर लीडर कांग्रेस के राशिद अलवी साहब मौजूद हैं। राशिद अलवी साहब, सीधा सवाल अमित शाह जी ने किया है कि गुपकर गैंग जो है अब वो देश के इंटरेस्ट को भी नहीं देख रहे हैं, ट्राइब कलर का इंसल्ट कर रहे हैं, ग्लोबल जा रहे हैं, फॉरेन फोर्सेस को इंटरवीन कराना चाहते हैं भारत में। क्या सोनिया जी, राहुल जी सबका समर्थन करते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने 3 साल सरकार चलाई है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ग्लोबल किस तरह हो रहा है, कौन सी ताकतें उनके साथ मिल रही हैं। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। कश्मीर की समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। 370 हटाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में, तब हालात वहाँ ठीक होते। आज फौज को आपने वहाँ लगा दिया है, कश्मीर के लोग परेशान हैं,
वो तमाम लोग जो भारत की बात करते थे आज उनके जहन बदल रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमित शाह जी, आप और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। गृहमंत्री ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि जो विपक्ष है, जो गुपकर संधि के जो लोग हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं, वो वापस से उस टर्मोइल के फेज़ में ले जाना चाहते हैं कश्मीर को, जहां पर आतंकवाद था बहुत ज़्यादा। आपके पास तो हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने तारिक अनवर से भी बात की इस मुद्दे पर। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुपकर संधि को लेकर विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, गृह मंत्री कह रहे हैं कि गुपकर संधि को लेकर के सारे जो पार्टिसिपेंट पार्टियां हैं वो अब जा रही हैं ग्लोबल और बाहर की ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल करवा रही हैं उनसे। देखिए, अमित शाह जी को पहले तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए कि यही गुपकर के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, इनके साथ इन्होंने सरकारें चलाई, इनको अपनी सरकार में शामिल किया और हर तरह से उनका को इस्तेमाल किया। और आज वही लोग, जब वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टैंड लिया है तो वो देशद्रोही हो गए। तो पहले वो माफ़ी मांगे, तभी उनकी बात पर लोगों का विश्वास होगा, यकीन होगा। या तो वो उस समय गलत थे या आज गलत है। सर, सीधे सीधे ये भी सवाल किया है गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इससे सहमत हैं जो कुछ गुपकर संधि में पार्टिसिपेंट्स जो है वो कर रहे हैं, ट्राई कलर का अपमान कर रहे हैं, क्या इस अपमान से सहमत हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनको ये सब सवाल करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिसने सरकार बनाई उन लोगों के साथ और कल तक उनकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे और आज वो देशद्रोही हो गए, तो ये बात पहले देश को समझाना पड़ेगा उनको। सर, एक आखिरी चीज़, ये पॉइंट भी उठाया है गृह मंत्री ने। वो कह रहे हैं दो समर्पित समूह बनाए, एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वो एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरुगुड़ा की कहानी। स्वच्छता का काम करने के लिए दो ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है।